हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंपनी एक्ट का थोड़ा सा पोर्शन जो कि आपके पीजीटी एग्जाम्स में हो सकता है एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछा जाए, और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज हम इकोनॉमिक्स का सेक्शन जो कि हो सकता है एमसीक्यू क्वेश्चंस के जैसे आपसे पूछा जाए। ओके, तो आइए हम बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं कंपनी एक्ट 2013 के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देखिए, कंपनी एक्ट 2013, इसके पहले भारत में लागू था कंपनी अधिनियम 1956। तो 1956 के एक्ट को रिप्लेस किया है 2013 के एक्ट ने। अब ये जो एक्ट है लोकसभा के द्वारा पारित हुआ है 18 दिसंबर 2012 को, और राज्यसभा के द्वारा पारित हुआ है 29 अगस्त 2013 को। राष्ट्रपति ने इसी दिन इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान की 29 अगस्त 2013 को, और इसी दिन से 29 अगस्त 2013 से ये कंपनी अधिनियम लागू हुआ भारत में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं यहाँ पर जिनको आपको याद रखना है। आगे कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी की परिभाषा दी गई है सेक्शन 2 और सब सेक्शन 20 में। तो आइए देखते हैं क्या परिभाषा है। देखिए, सेक्शन 2 और सब सेक्शन 20 ये कहता है कि कोई एक संस्था कंपनी तब होगी जब उसका रजिस्ट्रेशन या निगमन इस कंपनी एक्ट या इसके पहले भारत में कोई कंपनी एक्ट लागू था उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ हो, कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ हो। तो इस तरह की संस्था क्या कहलाएगी, कंपनी कहलाएगी। अर्थात कंपनी का रजिस्ट्रेशन 2013 के अधिनियम से या इसके पूर्व में लागू किसी अधिनियम से अगर हुआ है तो वो संस्था कहलाएगी कंपनी। अब मैंने यहाँ कुछ डिटेल लिखी हुई है, तो देखिए पढ़ते हैं। एक वैधानिक व्यक्ति, कंपनी एक वैधानिक व्यक्ति है जिसका निर्माण एवं पंजीयन कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किसी विशेष उद्देश्य से होता है, जिसका दायित्व साधारणतः सीमित और अस्तित्व उसके सदस्यों से अलग होता है तथा इसकी अपनी एक सामान्य मुद्रा या कॉमन सील होती है। अब यहाँ ये जो मैंने डिटेल आपके साथ डिस्कस किया है इसको मैंने पॉइंट वाइज यहाँ समझाने की कोशिश की है। तो आइए देखते हैं। लिखा है विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति, मतलब कंपनी का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है किससे, लॉ से, और वो क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम और आप मार्केट में जाते हैं, यहाँ मान लेते हैं कोई एक पर्सन है एक्स, और एक्स ने मार्केट में जाकर कुछ क्या किया, परचेज किया, या कुछ क्या किया, सेल किया, या उसने अपने नाम से एसेट को परचेज किया, लायबिलिटीज को पेमेंट किया, या मार्केट में थर्ड पार्टी के साथ में कुछ क्या किए, एग्रीमेंट किए। तो जिस तरह से एक्स मार्केट में जाकर के ये सारी व्यवहार या ये सारी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है, उसी तरह से एक कंपनी भी अपने नाम के साथ में या अपने नाम से ये सारे क्या कर सकती है, एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकती है। इसीलिए कंपनी को कहा जाता है आर्टिफिशियल पर्सन, और लॉ के अकॉर्डिंग उसे बनाया गया है। पृथक वैधानिक अस्तित्व, पृथक वैधानिक अस्तित्व मतलब ये कंपनी की जो एंटिटी है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो अपने सदस्यों से क्या होती है, अलग होती है। शाश्वत उत्तराधिकार, मतलब कंपनी की जो लाइफ है या कंपनी की जो कहना चाहिए कि जीवन है वो सीमित नहीं है, वो क्या है, असीमित। अर्थात ये कि कंपनी में बहुत सारे होते हैं क्या, शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर हो सकता है कि कंपनी छोड़कर चले जाएं, या हो सकता है जो पुराने शेयर होल्डर हैं उनके स्थान पर नए शेयर होल्डर कंपनी को ज्वाइन कर लें। तो किसी शेयर होल्डर के जाने से या किसी शेयर होल्डर के आने से कंपनी की एंटिटी पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कंपनी लगातार चलती रहेगी। सामान्य मुद्रा मतलब मार्केट में ये जो कंपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है कि कुछ सेल करना, कुछ परचेस करना, अपने नाम से एसेट लायबिलिटीज को खरीदना, तो उसको लीगल फॉर्म देने के लिए कंपनी की एक होती है क्या, कॉमन सील। कंपनी का कार्यक्षेत्र, कंपनी का कार्यक्षेत्र लॉ के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है, कंपनी लॉ में डिफाइन किया गया है। साथ ही साथ कंपनी के जो पार्षद सीमा नियम और अधिनियम होते हैं वो भी कंपनी के कार्यक्षेत्र को परिभाषित करते हैं, लेकिन कंपनी लॉ के बाहर जाकर कोई कार्य नहीं कर सकती है। लाभ के लिए ऐच्छिक संघ, लाभ के लिए ऐच्छिक संघ का मतलब यहाँ पर यह है कि कंपनी किसी एक विशेष कार्य के लिए निर्मित होगी और उस कार्य के माध्यम से कंपनी लाभ प्राप्त करेगी। लाभ प्राप्ति के साथ साथ कंपनी को सामाजिक उद्देश्यों की भी पूर्ति करना है।
प्रतिनिधियों द्वारा प्रबंध, मतलब कई सारे शेयर होल्डर होते हैं और ऐसा संभव नहीं है कि इतने सारे शेयर होल्डर कंपनी का प्रबंध कर पाए, इसीलिए उन्हीं शेयर होल्डर के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि कंपनी का क्या करते हैं, प्रबंध करते हैं, अर्थात संचालक मंडल की यहाँ बात की जा रही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। कंपनी का अंत, तो कंपनी का अंत जो होता है वो लॉ के अकॉर्डिंग होता है और कंपनी का फॉर्मेशन भी किसके अकॉर्डिंग होता है, लॉ के अकॉर्डिंग होता है। दायित्व, तो भारत में दो तरह की लायबिलिटी वाली कंपनियां स्थापित हो सकती हैं, एक अनलिमिटेड लायबिलिटी और एक लिमिटेड लायबिलिटी। ओके, लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनियां भारत में स्थापित नहीं होती हैं या बहुत कम होती हैं। अधिकांश है बाजार में जो कंपनियां हैं वो हैं लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनियां। अभियोग चलाना, कंपनी अपने नाम से अभियोग चला सकती है या कोई अन्य पर्सन थर्ड पार्टी कंपनी के नाम पर अभियोग चला सकता है। अपने कार्यों के लिए जनता से ब्याज रहित राशि प्राप्त कर सकती है। ब्याज रहित राशि का मतलब यह है कि मार्केट में कंपनी इशू करेगी क्या, कैपिटल के लिए शेयर, जिस पर कंपनी को पे नहीं करना पड़ता है क्या, इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है किसकी, शेयर कैपिटल की। ओके, हाँ, कंपनी शेयर कैपिटल पर पे करती है क्या, डिविडेंड, और वो भी तब जबकि कंपनी को क्या हुए हों, निश्चित प्रॉफिट हुए हों। आगे लिखा हुआ है सदस्यों की न्यूनतम संख्या, तो सदस्यों की न्यूनतम संख्या में परिवर्तन किया गया है। तो 2013 के एक्ट के अकॉर्डिंग क्या संख्याएं हो चुकी हैं, आइए हम उसको देख लेते हैं। एक व्यक्ति कंपनी, वन पर्सन कंपनी, जिसका फॉर्मेशन 1956 के कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होता था, लेकिन 2013 के कंपनी अधिनियम में इस तरह की व्यवस्था पहली बार दी है। तो भारत में अब वन पर्सन कंपनी भी स्थापित हो सकती है, जिसमें मिनिमम जो मेंबरशिप है वो कितनी है, 1। एक प्राइवेट कंपनी, उसके लिए कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए और अधिकतम हो सकते हैं कितने, 200। पहले ये 50 था लेकिन अब ये हो चुका है कितना, 200। पब्लिक लिमिटेड कंपनी, न्यूनतम सदस्य संख्या 7, अधिकतम सदस्य संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, ये व्यवस्था पूर्ववत ही रखी गई है। साझेदारी व्यवसाय में अधिकतम संख्या, साझेदारी व्यवसाय की अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या कुछ इस तरह से है। तो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 पार्टनर्स की मिनिमम और मैक्सिमम नंबर्स को इस तरह से डिफाइन करता है, कम से कम होने चाहिए 2 सदस्य और मैक्सिमम होना चाहिए कितना, 50। ये पहले था कितना, 20 से बढ़ाकर के अब इसे कर दिया है कितना, 50। एक प्राइवेट कंपनी आम जनता से अंशों और ऋण पत्रों के माध्यम से धनराशि एकत्रित नहीं कर सकती, अर्थात ये कि एक प्राइवेट कंपनी मार्केट में या कॉमन पीपल के बीच में शेयर और डिवेंचर इशू नहीं कर सकती है। अब यहां मैंने कुछ डिफरेंस बताने की कोशिश की है आपको। देखिए, लिखा है एक तरफ में प्राइवेट कंपनी और एक तरफ में लिखा है लिमिटेड कंपनी। ये जो पब्लिक लिखा है इसको आप पब्लिक लिमिटेड या लिमिटेड मानिएगा। ओके, तो एक तरफ में है प्राइवेट कंपनी और एक तरफ में है लिमिटेड कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम जो मेंबर्स हैं वो है 2 और मैक्सिमम है 200। यहाँ है 7 मिनिमम और मैक्सिमम कोई निश्चित नहीं। प्राइवेट कंपनी ऋण पत्र और शेयर मतलब डिवेंचर और शेयर मार्केट में इशू नहीं कर सकती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी मार्केट में शेयर और डिवेंचर इशू कर सकती है, मतलब कॉमन पीपल से पैसा ले सकती है। ये प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती है, ये प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है। ओके, देखिए संचालकों की संख्या, डायरेक्टर्स की यहाँ पर संख्या बताई गई है। तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर होंगे 2 और लिमिटेड कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर होंगे 3। यहाँ पार्षद सीमा नियम पर 2 लोग हस्ताक्षर करेंगे और यहाँ पर पार्षद सीमा नियम पर 7 मेंबर सिग्नेचर करेंगे। कंपनी अपने नाम के साथ में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखेगी, मतलब जैसे एक कोई कंपनी है XYZ तो उसे अपने नाम के साथ लिखना होगा प्राइवेट लिमिटेड, मतलब LTD, PVT, LTD। ओके, यहाँ पर अपने नाम के साथ में लिमिटेड वर्ड लिखेगी, अर्थात जैसे एक कोई लिमिटेड कंपनी है XYZ तो वो अपने नाम के साथ में क्या लिखेगी, लिमिटेड वर्ड लिखेगी, जिससे कॉमन पीपल समझ पाए कि ये कंपनी शेयर मार्केट में शेयर इशू नहीं कर सकती है या इसका शेयर मार्केट में शेयर नहीं है, या और इस तरह की कंपनी को देख करके शेयर होल्डर समझ पाए कि मार्केट में ये कंपनी क्या कर सकती है, शेयर इशू कर सकती है। ओके, आगे देखिए लिखा हुआ है, ये प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स की बात है। तो 2 तरह के शेयर होल्डर होते हैं, एक होता है इक्विटी और एक होता है प्रेफरेंशियल।
इक्विटी के पास में वोटिंग का राइट होता है, लेकिन प्रीफरेंशियल शेयर होल्डर के पास वोटिंग का राइट नहीं होता है। इसके पास दो राइट होते हैं। एक तो ये कि जब कभी भी कंपनी को प्रॉफिट होगा तो और कंपनी उस प्रॉफिट में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी इक्विटी और प्रीफरेंशियल के बीच में, तो पहले ये डिविडेंड किसको मिलेगा? प्रीफरेंशियल शेयर होल्डर को मिलेगा। और इन केस अगर कंपनी बाइंड होती है, बंद होती है, और कंपनी सारी देनदारियों को चुकता करने के बाद बची हुई धनराशि जब शेयर होल्डर्स में डिवाइड करेगी, तो शेयर होल्डर्स में डिवाइड करने के टाइम पर प्रीफरेंशियल को पहले पैसा मिलेगा, इक्विटी को बाद में मिलेगा। मतलब रीपेमेंट किसको होगा? पहले शेयर होल्डर्स में प्रीफरेंशियल शेयर होल्डर को पहले रीपेमेंट होगा, लेकिन इसके पास में वोटिंग का राइट नहीं होगा। परंतु कंपनी लॉ 2013 ने ऐसा कहा है कि अगर एक कोई कंपनी अपने प्रीफरेंशियल शेयर होल्डर को 2 वर्ष या 2 से अधिक वर्ष की अवधि तक क्या नहीं पे करती है? लाभांश का भुगतान नहीं करती है, तो उस कंडीशन में प्रीफरेंशियल शेयर होल्डर को भी क्या मिल जाएगा? वोटिंग का राइट मिल जाएगा। देखिए यहां लिखा हुआ है 2 वर्ष या अधिक समय तक लाभांश ना मिला हो तो प्रीफरेंशियल शेयर होल्डर को भी क्या मिल जाएगा? वोट करने का राइट या वोटिंग का अधिकार मिल जाएगा। अब जब कंपनी शेयर को अप्लाइड कर जो इशू करती है तो उस पर एप्लीकेशन आते हैं। एप्लीकेशन के बाद में शेयर्स के अलॉटमेंट होते हैं, तो अलॉटमेंट के संबंध में कुछ यहाँ प्रावधान है, उनको हम देखते हैं। तो ये लिखा है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ओके, न्यूनतम अभिदान मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन 30 दिन के अंदर प्राप्त हो जाना चाहिए। तो ये 30 डेज की सीमा यहां याद रखना है। सेबी के अकॉर्डिंग न्यूनतम अभिदान की राशि निर्गमित पूंजी का 90% होना चाहिए। मतलब सेबी ने कहा है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो कैपिटल इशू हुई है उस इशूड कैपिटल का होना चाहिए 90%। यदि न्यूनतम अभिदान राशि मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट प्राप्त नहीं होती है तो कंपनी को 30 दिन के अंदर आवेदकों का पैसा लौटा देना है। मतलब जिन शेयर होल्डर्स ने कंपनी के शेयर को अप्लाइड किया है परचेस करने के लिए और कंपनी को अगर 30 डेज के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है तो उन शेयर होल्डर का पैसा कंपनी 30 डेज के अंदर क्या कर देगी? एप्लीकेशन का पैसा वापस करेगी। ओके, आगे देखिए लिखा है प्रत्येक अंश के आवेदन पर देय धन अंश के अंकित मूल्य से 5% से कम नहीं होना चाहिए। मतलब कंपनी जो एप्लीकेशन अमाउंट मांग रही है किस पर? शेयर्स पर, शेयर होल्डर से, तो उस शेयर होल्डर से मांगी गई जो एप्लीकेशन की अमाउंट है उस शेयर की फेस वैल्यू से 5% से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब एटलीस्ट 5% होना चाहिए। अभिगोपन कमीशन अंडर राइटर कमीशन की यहां बात कर रहा है, तो अंडर राइटर कमीशन शेयर पर है 5% उसकी फेस वैल्यू का, डिवेंचर पर है 2.5% उसकी फेस वैल्यू का। इससे अधिक ये नहीं हो सकता है, 5% और 2.5%। अंशों के कटौती पर निर्गमन पर प्रतिबंध मतलब अब कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार मार्केट में शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं हो सकते हैं। देखिए पढ़ते हैं, कंपनी विधि 2013 अंशों के कटौती पर निर्गमन पर प्रतिबंध लगाती है। मतलब अब मार्केट में डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं हो सकते हैं। अर्थात कोई भी कंपनी अब अंशों को कटौती पर जारी नहीं कर सकती है। कटौती पर जारी किए गए किसी भी अंश का मूल्य शून्य होगा। अगर कोई शेयर मार्केट में डिस्काउंट पर इशू हो चुका है तो उसकी वैल्यू क्या मान ली जाएगी? 0 मान ली जाएगी। यदि कोई कंपनी इस नियम का उल्लंघन करती है तो जो कोई अधिकारी या कर्मचारी इस कार्य के लिए दोषी होगा उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, और जुर्माना होगा मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 5 लाख, ये रुपीज में है, और साथ साथ जेल भी हो सकती है, तो 6 मंथ का कारावास भी उसे हो सकता है। 2 तरह के अपवाद हैं यहां पर, तो क्या है? नंबर 1, स्वेट इक्विटी अगर होगी तो वो डिस्काउंट पर इशू हो सकते हैं शेयर, और यदि कंपनी अपने ऋण को रिपेमेंट कर रही है, लोन का रिपेमेंट कर रही है और उसके बदले में अगर शेयर इशू कर रही है तो ऐसे शेयर डिस्काउंट में इशू हो सकते हैं। इन 2 कंडीशन के अलावा कभी भी शेयर मार्केट में शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं होगा। आगे देखिए लिखा है कॉल के संबंध में ऐसा है कि जैसे पहले शेयर क्या करते हैं? ऑफर मतलब इशू होता है। जब शेयर इशू होता है तो उस पर क्या आते हैं? एप्लीकेशन के बाद कंपनी क्या करती है? अलॉटमेंट के बाद कंपनी क्या करती है? कॉल करती है।
मतलब कोई एक शेयर जिसकी वैल्यू कितनी है, मान लेते हैं फेस वैल्यू 10, तो एक साथ पूरी अमाउंट नहीं मांगी जाती, तोड़ तोड़कर कुछ कुछ पैसा मांग लिया जाता है। जैसे कि कहा कि भाई आप 3 रुपीज किस पर दे दीजिए एप्लीकेशन पर, 2 रुपीज किस पर दे दीजिए अलॉटमेंट पर, फिर 3 रुपीज किस पे दीजिए फर्स्ट कॉल पर, और बाकी का अमाउंट किस पर दे दीजिए आप सेकेंड कॉल पर। तो इस तरह से कंपनी ये पैसा क्या करती है, शेयर होल्डर से मांगती है। तो इसी को कहा गया है यहाँ पर क्या, कॉल। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर आवंटन के बाद मतलब अलॉटमेंट के बाद पूंजी की रकमें अंशधारियों से मांगी जाती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, कॉल या याचना। कोई भी याचना राशि अंश के अंकित मूल्य से 1/4 या 25% से अधिक नहीं होगी। मतलब कोई एक शेयर अगर 100 रुपीज का है तो 1/4 ही आप उसका क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, 1/4 या 25%, जैसे कि यहाँ पर आएगा 25 रुपीज। तो एक कॉल पर आप सिर्फ और सिर्फ कितना ले सकते हैं, 25, इससे अधिक नहीं ले सकते हैं। ओके, याचना भुगतान से पूर्व अंशधारी को 14 दिन पहले सूचित किया जाएगा। मतलब जिस किसी पर्सन की कॉल ड्यू है उनको 14 डेज पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपकी कॉल ड्यू है और आपको कंपनी के लिए क्या करना है, पेमेंट करना है जो कंपनी कॉल पर मांग रही है आपसे। तो 14 डेज पहले लिखित सूचना उन्हें पहुंचानी होगी। उचित अवधि में याचना भुगतान न करने पर अवशिष्ट याचना राशि पर 10% की दर से ब्याज वसूल करने का अधिकार है। मतलब ये कि कोई एक शेयर होल्डर है जिसे की कॉल पे करनी है, उसकी कॉल ड्यू है, और अगर कंपनी उससे कॉल की राशि मांगती है और कॉल की अमाउंट अगर वो पे नहीं करता है तो कंपनी उन अमाउंट पर 10% का इंटरेस्ट क्या कर सकती है, रिकवर कर सकती है। किससे, उस शेयर होल्डर से। अग्रिम याचना राशि पर 12% की दर से ब्याज का भुगतान करना चाहिए। मतलब अगर किसी शेयर होल्डर ने अपने कॉल का पैसा कंपनी को कहां पे कर दिया है, अलॉटमेंट पे ही पे कर दिया है, एडवांस में दे दिया है, तो एडवांस अमाउंट पर कंपनी को क्या करना है, 12% का इंटरेस्ट से पे करना होगा। दो याचनाओं के मध्य कम से कम 1 माह की समय अवधि का अंतर होना चाहिए। अर्थात यहां पर यह है कि जैसे फर्स्ट कॉल और बात हो रही है किसकी, सेकेंड कॉल की, तो फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल के बीच में 30 डेज या 1 मंथ का टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये थोड़ा इकोनॉमी का सेक्शन है, तो इकोनॉमी के सेक्शन में हम देखते हैं अपूर्ण प्रतियोगी बाजार के अंतर्गत शामिल किया जाता है। मतलब ये बात कर रहा है इम्परफेक्ट मार्केट। तो दो तरह की मार्केट है, एक है परफेक्ट और एक है इम्परफेक्ट। परफेक्ट मार्केट वो मार्केट होता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर होते हैं। सेलर एंड बायर को कंप्लीट नॉलेज होती है मार्केट की। ओके, और इम्परफेक्ट मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर नहीं होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं होते हैं, और सेलर एंड बायर को कंप्लीट नॉलेज नहीं होता है, इंफॉर्मेशन नहीं होती है मार्केट की। तो इम्परफेक्ट मार्केट को 3 तरह से डिवाइड किया गया है। नंबर 1 मोनोपोली, नंबर 2 मोनोपोलिस्टिक, और नंबर 3 ओलिगोपोली। मोनोपोली मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां सिंगल सेलर होता है और जो परचेजर होते हैं वो 2 और मोर देन 2, मतलब 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, सेलर लेकिन एक ही होगा। मोनोपोलिस्टिक में मतलब कई सारे सेलर और कई सारे परचेजर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर और लार्ज नंबर ऑफ बायर यहां पर मिल जाएंगे। ओलिगोपोली मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जिसमें एक से अधिक विक्रेता, बहुत अधिक नहीं लेकिन एक से अधिक विक्रेता होंगे और लार्ज नंबर ऑफ बायर यहां पर होंगे। ओके, तो ये 3 तरह का डिवाइडेशन किसका है, इम्परफेक्ट मार्केट का। अब यहाँ कुछ परफेक्ट मार्केट के बारे में बताया गया है, तो देखिए पढ़ते हैं। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में डिमांड कर, मतलब परफेक्ट कंपटीशन का जो मार्केट होता है उसमें डिमांड कर्व बनता है समतल। कैसे होता है, हॉरिजॉन्टल। ये मैंने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है यहाँ पर, देखिए ये है तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन यहाँ पर है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का। देखिए ये वाई एक्स है और वाई एक्सिस पर है क्या, प्राइस, और ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर है डिमांड। ओके, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन,
वस्तु की मांग में बहुत अधिक परिवर्तन कर देता है। मतलब एक ऐसा मार्केट है, एक तरफ में होती है डिमांड और एक तरफ में होती है प्राइस, और प्राइस में अगर थोड़ा सा भी क्या होता है, चेंज होता है, डाउनफॉल होता है, कम होते हैं प्राइस, तो जो वस्तु की डिमांड है, मांग है, वो बहुत अधिक बढ़ जाएगी या इनफाइनाइट तक चली जाएगी। ओके, और इसको जब हम ग्राफ में शो करेंगे तो इस तरह से हम इसको शो करेंगे, मतलब इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार के अंदर जो डिमांड कर्व होगा वो होगा हॉरिजॉन्टल, और ई इक्वल टू क्या होगा, इनफाइनाइट। मतलब इलास्टिसिटी जो डिमांड की होगी वो इनफाइनाइट तक चली जाएगी। प्राइस अगर थोड़े से भी क्या होते हैं, चेंज होते हैं, कम होते हैं। लिखा हुआ है पूर्ण प्रतियोगिता वाला बाजार व्यवहारिक रूप से बहुत ही कम देखने को मिलता है। मतलब ये वाला मार्केट जो है, ये सैद्धांतिक दृष्टि से हम पढ़ते हैं, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से हमें बहुत ही कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है मोनोपोली। तो मोनोपोली के अंदर मैंने पहले ही बताया है आपको कि सिंगल सेलर, एक सेलर होगा और कई सारे क्या होंगे, बायर या परचेजर होंगे। सिंगल सेलर में जैसे यहाँ एग्जांपल रखा गया है रेलवे और बिजली बोर्ड। प्रवेश और निकास पर, मतलब एंट्री और एग्जिट में क्या होंगे, कई सारे प्रतिबंध होंगे। मतलब इस मार्केट के अंदर एंट्री करने में और एग्जिट करने में कई सारे क्या रखे गए हैं, बैरियर हैं या होते हैं। जैसे कि अधिक मात्रा में पूंजी, मतलब लार्ज स्केल पर हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, साथ साथ में लाइसेंस चाहिए होगा, सरकार के कठिन नियम होंगे और बहुत अधिक मात्रा में लेबर, लैंड और मशीनरी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस कारण से यहाँ पर छोटे मोटे जो बिजनेस हैं या बिजनेसमैन होते हैं वो इसमें एंट्री नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ एंट्री में कई सारे बैरियर हैं और बैरियर में ये सारे बैरियर हमें याद रखने हैं, और साथ साथ एग्जिट पे भी कई सारे यहाँ पर बैरियर्स हैं। यहाँ मूल्य भेदभाव पाया जाता है। ओके, साथ साथ में लिखा है विक्रेता वस्तु के मूल्य पर पूर्ण नियंत्रण रखता है, या विक्रेता का वस्तु के मूल्य पर पूर्ण नियंत्रण होता है। इस बाजार में प्रतियोगिता नहीं पाई जाती, अर्थात जब सिंगल सेलर है तो मार्केट में कंपटीशन होने की कोई बात ही नहीं है। लेस इलास्टिक डिमांड। लेस इलास्टिक डिमांड का मतलब ये है कि अगर वस्तु की प्राइस क्या कर दी जाए, बढ़ा दी जाए, तो डिमांड में कोई भी अधिक चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो प्राइस के मुकाबले डिमांड क्या होगी, गुड्स की ज्यादा चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो लेस इलास्टिक होता है। ये यहां पर मैंने ग्राफिकल रूप से दिखाया है आपको कि E इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। देखिए ये Q1 है, क्वांटिटी 1, और ये P1 है। ठीक है, तो Q1 और P1 को जब हम ग्राफ में दिखाएंगे तो ऐसे। अब अगर प्राइस क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, तो प्राइस P से कहां पहुंच चुका है, P1 पर पहुंच चुका है। मतलब प्राइस क्या हो चुका है, बहुत अधिक बढ़ चुका है। किसके कंपेयर में, क्वांटिटी के कंपेयर में। देखिए क्वांटिटी में कम चेंज हुआ और प्राइस में क्या हुआ है, ज्यादा चेंज हुआ है। मान लेते हैं यहाँ प्राइस पहले था 5, अब हो चुका है वो कितना, 50, और यहाँ क्वांटिटी पहले थी कितनी, 60, अब हो चुकी है वो कितनी, 70। ठीक है, तो देखिए क्वांटिटी में कोई हमें अधिक चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, जितना चेंज देखने में मिल रहा है हमें किस में मिल रहा है, प्राइस में। ओके, चलिए आगे लिखा हुआ है डिमांड, मांग के तत्व। तो मांग के 5 तत्व होते हैं, जिसमें से सबसे पहले है इच्छा। मतलब कॉमनली हम ऐसे मान लेते हैं, जनरली हम ऐसे मान लेते हैं कि इच्छा को ही क्या मान लेते हैं, डिमांड। साधारण बोलचाल में हम इच्छा को ही डिमांड के जैसे परिभाषित करते हैं, पर डिमांड इकोनॉमिक्स में इच्छा से कुछ आगे है, और वो क्या है, आइए हम उसको देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ इच्छा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की सबसे पहले हमारे अंदर होनी चाहिए इच्छा। उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमारे पास होने चाहिए साधन, मतलब पैसा। फिर लिखा है साधनों को खर्च करने की तत्परता। साधनों को खर्च करने की तत्परता से आशा ये है कि पैसा है और उस पैसे को खर्च करने के लिए हम तैयार हैं या नहीं। फिर उस वस्तु का एक निश्चित मूल्य और एक निश्चित समय। अगर ये पांचों बातें एक साथ मिल जाए तो बन जाएगी क्या, डिमांड। लिखा है स्थानापन्न वस्तुएं, सब्स्टिट्यूट गुड्स, अर्थात ऐसी वस्तुएं जिनको हम किसी एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को जब हम यूज करते हैं तो उनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। जैसे अगर हमें चाय पीने को नहीं मिली तो हम इसके प्लेस पर ले सकते हैं क्या, कॉफी।
अगर बॉल पेन नहीं है तो हम लिख सकते हैं किससे, जेल पेन के साथ में। फिर लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, मतलब ये वस्तुएं दोनों एक साथ ही क्या होंगी, यूज होंगी। जैसे पेट्रोल, अगर आपके पास कार है, बस है, बाइक है, तो बिना पेट्रोल के आप उसको नहीं चला सकते हैं, मतलब पेट्रोल इनके लिए क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। स्याही, पेन, ब्रेड एंड बटर। ओके, चलिए देखिए यहाँ लिखा है लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड का मतलब यहाँ पर ये है कि प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, अर्थात प्राइस अगर बढ़ेंगे तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर प्राइस क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, तो यही होता है लॉ ऑफ डिमांड। अब इसका मैंने एक शेड्यूल दिया है छोटा सा, देखिए शेड्यूल में यहाँ है प्राइस और यहाँ है डिमांड। ठीक है, प्राइस में ये है 10, 20, 30 और 40, मतलब 10 रुपए, 20, 30 और 40 रुपए। 10 रुपए के मूल्य पर डिमांड है किसी वस्तु की 20। जैसे ही मूल्य बढ़ा, 10 से 20 हुआ तो डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, 20 से हो गई 15। मूल्य और बढ़ा तो डिमांड 15 से हो गई 10। मूल्य और बढ़ा तो डिमांड 10 से हो गई कितनी, 5। ठीक है, इसको ग्राफ पर हम ऐसे दिखाएंगे, ये वाई एक्स है और इस पर लिया है मैंने प्राइस, और ये एक्स एक्स है, इस पर लिया है मैंने क्या, डिमांड या क्वांटिटी। तो देखिए जैसे मैंने यहां पर कहा कि भाई वस्तु का मूल्य कितना है 40, तो हम वस्तु की मांग कितनी कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 5। फिर वो हुआ 30, तो हम डिमांड कितनी करने लगे, 10। फिर हुआ 20, तो हम डिमांड कर रहे हैं 15। फिर हुआ वो 10, तो हम डिमांड कर रहे हैं कितनी, 20 की। ओके, मतलब जैसे जैसे प्राइस कम होता जाएगा वैसे वैसे वस्तु की मांग बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा वस्तु की मांग घटती जाएगी। इसमें जो स्लोप होता है इसका, मतलब इसका जो कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोप में जाता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है इनवर्स रिलेशन होता है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड में, और डाउनवर्ड स्लोप होता है या नेगेटिव स्लोप होता है, मतलब वो कुछ इस तरह से बनता है। अभी बैंकिंग के कुछ फैक्ट हैं, तो बैंकिंग के फैक्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आरबीआई की स्थापना के संबंध में सर्वप्रथम सुझाव प्रस्तुत किए हिल्टन यंग कमीशन ने 1926 में। इसको हम रॉयल कमीशन के नाम से भी जानते हैं। आरबीआई एक्ट पारित हुआ 1934 में। आरबीआई ने अपना वर्क स्टार्ट किया 1 अप्रैल 1935 को, 35 से। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ है रिजर्व बैंक का 1949 1 जनवरी। आरबीआई की सहायक संस्थाएं या सब्सिडरी कंपनी ऑफ आरबीआई, तो सब्सिडरी का मतलब ये है कि ऐसी कंपनियां या ऐसी संस्थाएं जिनमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 100% कैपिटल क्या है, इन्वेस्ट है। तो देखिए नंबर 1, फर्स्ट नंबर पर है क्या, नेशनल हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक। और राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना हुई है, राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना हुई है 1988 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। आगे देखिए लिखा हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, BRBNMPL। ठीक है, तो ये भी एक संस्था, ये भी एक सहायक संस्था है या कंपनी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, जो कि स्थापित हुई है 1995 में। इसका हेड ऑफिस है बेंगलोर में। इसके अंतर्गत 2 प्रिंटिंग प्रेस, नोट को प्रिंट करने के, करेंसी नोट को प्रिंट करने के 2 प्रिंटिंग प्रेस कार्यरत हैं। किसके अंतर्गत, BRBNMPL के अंतर्गत, जिसकी स्थापना 1995 में हुई है। एक प्रिंटिंग प्रेस है मैसूर कर्नाटक में, और एक प्रिंटिंग प्रेस है साल्वोनी पश्चिम बंगाल में। थर्ड नंबर देखिए लिखा हुआ है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, DICGC। तो DICGC एक ऐसी संस्था है कि जब ग्राहक अपना पैसा बैंक में जमा करता है, किसके अंदर, FD, RD, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में, तो जिस बैंक विशेष में वो पैसा जमा होता है, उस बैंक विशेष की ये जिम्मेवारी होती है कि उस बैंक अकाउंट का वो क्या कराए, इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस कवर करेगा कौन, DICGC। ठीक है, तो जो आपने पैसा जमा किया है बैंक में उसका इंश्योरेंस है, और इंश्योरेंस का अमाउंट मतलब जो पैसा आपने डिपॉजिट किया है उस अमाउंट का कहां तक इंश्योरेंस है, तो 5 लाख रुपीस तक का इंश्योरेंस होता है। मतलब अगर आपने 5 लाख रुपए तक जमा किया है तो उस 5 लाख रुपए की धनराशि का क्या करा लिया है, बैंक ने बीमा करा लिया है DICGC से। ओके, RRB रीजनल रूरल बैंक, तो रीजनल रूरल बैंक के संबंध में देखिए लिखा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई है,
और ये स्थापना हुई है नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर। आरआरबी बैंकों में पूंजी का जो स्ट्रक्चर है, कैपिटल का जो स्ट्रक्चर है, उसमें 50% है सेंट्रल गवर्नमेंट का, 15% है स्टेट गवर्नमेंट का और 35% है स्पॉन्सर्ड बैंक का। अर्थात किसी एक आरआरबी बैंक की कैपिटल अगर 100 है तो उस 100 में 50 रुपीज किसके हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, 15 रुपीज हैं स्टेट गवर्नमेंट के और 35 हैं प्रायोजक या स्पॉन्सर्स बैंक के। ओके, अब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की और सांख्यिकी में हम देखते हैं किसको, अर्थमेटिक मीन को। ओके, तो अर्थमेटिक मीन को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्स बार से। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा है यदि किसी कांस्टेंट वैल्यू मतलब एक किसी निश्चित संख्या से कांस्टेंट वैल्यू को श्रेणी के प्रत्येक मूल्य में से घटा दिया जाए या जोड़ दिया जाए तो समांतर माध्य मतलब एक्स बार भी उतना ही अधिक हो जाएगा या कम हो जाएगा। जैसे एक कोई सीरीज है, मान लेते हैं 10 है, 20 है और 30 है, 40 है। ओके, और इसमें एक कोई कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं 10 क्या कर दी जाए, प्लस कर दी जाए, या वो क्या कांस्टेंट वैल्यू क्या कर दी जाए, माइनस कर दी जाए, और वो भी क्या है 10। तो जिसका फाइनल रिजल्ट है वो भी 10 प्लस करने से, सभी में 10 प्लस करने से फाइनल रिजल्ट 10 से बढ़ जाएगा, या सभी में 10 माइनस करने से फाइनल रिजल्ट 10 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए आगे पढ़ते हैं हम। यदि पद संख्या श्रेणी में किसी एक्सट्रीम वैल्यू अधिकतम मूल्य को बढ़ा दिया जाए तो सबसे अधिक प्रभावित जो होता है वो होता है समांतर माध्य। यहां पर बात हो रही है किसकी, एक्स बार, मीडियन एंड मोड, मतलब समांतर अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड। और अगर किसी एक्सट्रीम वैल्यू को जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं अर्थमेटिक मीन का, जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं मीडियन का, और जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं मोड का, तो सबसे ज्यादा प्रभावित जो होगा वो कौन होगा, एक्स बार। देखिए अब हम बात कर रहे हैं किसकी, मीडियन की। तो मीडियन के लिए बताया गया है, मध्यिका के लिए बताया गया है मीडियन के लिए कि पदमाला को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। मतलब एक कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है या एक कोई हमारे पास समंक श्रेणी है, उस समंक श्रेणी का जो मिड वैल्यू मतलब मिड पॉइंट जो होगा, मतलब जहां से वो श्रेणी दो बराबर भागों में विभक्त हो रही है, वो पॉइंट कहलाएगा क्या, मीडियन या मध्यिका। समंक माला में आवृत्तियों फ्रीक्वेंसियों की समान वितरण, मतलब अगर फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, जैसे कि कोई एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पहले क्या होता है, लगातार लगातार बढ़ते जाता है, एक क्रम में बढ़ता है और फिर उसी क्रम से वो क्या होता है, घटता जाता है। मतलब दोनों तरफ में अगर उसको मिड पॉइंट से क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, तो दोनों तरफ आवृत्तियों का वितरण कैसा है, बराबर है। तो इस तरह के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक्स बार, मोड और मीडियन आपस में क्या होते हैं, बराबर। माध्य, मध्यिका और बहुलक आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे।